गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 16 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लाया हूँ। देखा आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा हैं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, किसी के ऊपर थोड़ा कम करेंगे जिसको हम लोग पहले रिपीट कर चुके हैं। तो एक तो छोटा सा टॉपिक है हमारा जो हम लोग करने वाले हैं कि भैया मोदी जी गए हुए हैं G20 की मीटिंग में इंडोनेशिया में बाली में, आपको पता ही है। तो उन्होंने वहां पे किस किस से मुलाकात करी है, किससे नहीं करी है, उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में यूनाइटेड नेशन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छी सी न्यूज दी है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ के बारे में एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन में बात की गई है, उसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की सिटीज के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, तो ये भी बेसिकली आज एक्सप्लेन्ड सेक्शन है। तो दो तीन एक्सप्लेन्ड सेक्शन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। नो मनी फॉर टेरर, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अभी इंडिया में होगी थोड़े समय बाद, मतलब इसी वीक होने वाली है। उसके बारे में बात करेंगे और इंडिया टेररिज्म को लेके क्या लाइक डेंजर्स हैं जो टेररिज्म को लेके, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये भी थोड़ा सा नया रहने वाला है हमारे लिए टॉपिक। वोस्त्रो अकाउंट के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया ने रशिया के कुछ बैंक्स के साथ ओपन किया है। हालांकि पहले हम लोग कर चुके हैं, बट स्टिल आपको मैं बताऊंगा कि वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है। कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में बात करेंगे, ये इकोनॉमी वाले सेक्शन से हम इसको कवर करने वाले हैं। और क्लाइमेट चेंज, इसकी प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन। ठीक है जी, चलिए ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं करते। हाँ, आपको एक बार बताता चलूं कि हम लोग जो है जनवरी से अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपको फाउंडेशन कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, राइट। और वेबसाइट पे जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है भैया। तो पीएम मोदी जी बाइडेन इन बाली टॉक्स विद द 8 लीडर्स टुडे। देखिए G20 के अंदर, देखिए एक तो बायलेटरल जो मीटिंग होती हैं वो तो उसकी तैयारियां बहुत महीने पहले शुरू हो जाती हैं। अगर मान लो जी जिनपिंग को इंडिया में आना है या मोदी जी को अमेरिका में जाना है तो महीने 6 महीने साल भर पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब इस तरह के बायलेटरल यानी कि 1-to-1 अग्रीमेंट होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें बहुत सारे अग्रीमेंट आपको फाइनलाइज करने होते हैं, बहुत सारी डील्स करनी होती हैं। लेकिन ये G20 तो नॉर्मल मीटिंग हो गई ना। जैसे कल आपको बताया था, आप किसी की शादी में जाते हो, आपको वहां पे कोई आपका पुराना दोस्त मिल गया, आपने उससे बातचीत कर लिया। किसी के साथ आपका मान लो झगड़ा हो गया होगा तो वहां पे आपने बातचीत कर लिया। शादी का माहौल होता है ना यार, अच्छा माहौल होता है, सब बढ़िया एकदम मूड में होते हैं। तो पुरानी दोस्ती जो दुश्मनी होती है उसको भुला के थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में आप हैंडशेक वगैरह कर लेते हो। तो ये जो G20 या जो इंटरनेशनल फोरम्स पे मीटिंग होती है कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं। यहाँ पे लीडर ग्रुप में जाते हैं क्योंकि ये पूरा काम ग्रुप का ही होता है। बट कभी कभी आप जो है अपने पुराने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, पुराने दुश्मनों से, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात कर लेते हो। तो देखिए मोदी जी ने, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि बेसिकली वहां पे लंच, मतलब कुछ खाना वाना हो रहा था, लंच और डिनर समथिंग। वहां पे मोदी जी ने अपना जो है खाना वाना शुरू करने से पहले इधर देखिए जी जिनपिंग है, इनके साथ जो है उन्होंने हैंडशेक किया, हालचाल पूछ लिया होगा, भैया क्या हाल है, चाइना में उन्होंने बताया होगा, क्योंकि बीच में ट्रांसलेटर भी थे तो उन्होंने कुछ बातचीत किया होगा। बेसिकली कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हुई है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों कंट्रीज के जो है मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स जो है अलग से बैठे होंगे, नो, इट इज वाज जस्ट अ वेरी फॉर्मल टाइप ऑफ बातचीत। आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी बड़ी बात हुई, ये एक्चुअली में बड़ी बात है। क्यों है? देखिए जब से लद्दाख में और J&K में जो इश्यूज हुए हैं, चाइना ने जो है जबरदस्ती वहां पे करी है, उसके बाद से हमारे दोनों लीडर्स के बीच में कोई बातचीत पिछले 2-2.5 साल में नहीं हुई है पब्लिकली। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। देखिए पर्दे के पीछे हो रही है तो हमें पता नहीं है, लेकिन पब्लिकली कोई बात नहीं हुई है। SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो कि चाइना का ही मेन ग्रुपिंग है, जिसके अंदर इंडिया भी पार्ट करता है, यहां पे भी दोनों लीडर ने आपस में कोई बातचीत नहीं करी थी, जबकि वो ग्रुप फोटो के लिए एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े थे। उसके बावजूद भी मोदी जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। जैसे होता है ना कि नया नया ब्रेकअप होता है तो उस समय किसी का भी ब्रेकअप हो सकता है, दो दोस्तों का ब्रेकअप हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो सकता है। तो उस ब्रेकअप का जो वो पीरियड चल रहा था, क्योंकि उस समय जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था लद्दाख वगैरह में, लेह में, वो थोड़ा जोरों पर था। तो मोदी जी ने उनसे बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करी है। तो ये मुलाकात एक कम से कम है ना, एक आइस ब्रेकर दिखाता है। आइस ब्रेकर इन द सेंस, किसी दोस्त के साथ आपकी तो खैर 2-4 साल से बात नहीं हुई है, गुस्से में हो आप, लेकिन एक हल्की सी स्माइल, एक हल्का सा हैंडशेक, एक हल्की सी हाय हेलो,
वो बातचीत को शुरू करवा सकती है। लेट्स होप कि ये जो बातचीत हुई है, इस बातचीत तो क्या ही बोलेंगे, सिर्फ हैंडशेक ही हुआ है, इससे कुछ ना कुछ बात आगे बने और सॉल्यूशन हो, ताकि हमारे भैया पड़ोस में, हमारे बॉर्डर पे शांति कायम हो सके, राइट। हम तो यही चाहते हैं। बाकी बाइडेन से भी मुलाकात करी है मोदी जी ने। देखिए अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं ही, है ना। आप चाहे I2U2 की बात कर लीजिए, चाहे आप क्वाड की बात कर लीजिए, चाहे डिफेंस की बात कर लीजिए, अमेरिका के साथ उन्होंने बहुत सारी बातचीत कर लिया होगा, गले भी मिले अच्छे से, है ना, वो सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा जो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ऋषि सुनक जी, उनके साथ भी मुलाकात की। इटली की जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं भैया जॉर्जिया, उनके साथ भी मुलाकात करी है। कई सारे लोगों के साथ मुलाकात करी है। अब वो मुलाकात के अंदर क्या बातचीत हुई है अभी तक मीडिया को नहीं बताया गया है, बाकी बाद में कभी बताते हैं तो देखने वाली बात रहेगी। चलिए, इंडिया का एक्सपोर्ट भैया वो गिर गया है और इंडिया का इंपोर्ट इंक्रीज हो गया है। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि ग्लोबल डिमांड बहुत कम हो गई है। यूरोप अमेरिका में स्लो डाउन चल रहा है, तो भैया जब वहां से डिमांड ही नहीं आएगी तो हम लोग क्या ही एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट इंडिया का हो गया है श्रिंक 16.7% और इंपोर्ट इंडिया का इंक्रीज हो गया है बाय 5.7%। इसका मतलब ये है, देखिए जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप पैसा कमाते हो, आप अर्निंग करते हो। जब इंपोर्ट करते हो तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हमारी इनकम कम है। हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, मतलब डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है और इंडिया में कम आ रहा है, राइट। ये बात है। हाँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इंपोर्ट बहुत नुकसानदायक चीज है। इंपोर्ट ये दिखाता है कि भाई आपके पास परचेजिंग पावर है, इसलिए आप खरीद पा रहे हो। लेकिन इंपोर्ट का ये भी नेगेटिव पॉइंट है, आप इंपोर्ट करने की मजबूरी इसलिए पड़ी क्योंकि आप खुद उसको प्रोड्यूस नहीं करते हो। अगर खुद डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंपोर्ट भी कई तरह का होता है। जब आप फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो इट इज नॉट गुड फॉर योर इकोनॉमी, बिकॉज इट शोज दैट योर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज नॉट एनफ टू मीट द डिमांड ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। बट जब आप इंटरमीडिएट चीजों का इंपोर्ट करते हो तो वो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो चीजें होती हैं वो प्रोडक्शन के बीच में यूज होती हैं। किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरमीडिएट चीजों का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी बनाते हो तो गाड़ी के जो टायर होते हैं, उसका जो चासी होती है, जो उसकी सीट्स होती हैं, लेदर उसमें यूज होता है, वो सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इंटरमीडिएट को कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये दिखाता है भैया आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे नहीं है। एक तरह से आप इस तरह से मान सकते हो। कोई भी कंट्री डिपेंडेंट नहीं है अपने ऊपर, मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं है 100%। ऑफ कोर्स आपको पड़ोसी के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है भैया। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है ना। कुछ उनके पास होता है, कुछ आपके पास होता है, इधर उधर दे के जो है काम चलता रहता है, ऐसे ही होता है। चलिए, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टेबलाइजिंग, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। देखिए यहां पे जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो किया गया है TFR, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है आपको बताता चलता हूं, वैसे आपको पता है पहले से। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक वुमन, एक जो औरत है, महिला है, वो अपनी प्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा करती है, उसे कहते हैं TFR। ये इंडिया का पिछले बार जो है कुछ सालों पहले 2.2 हुआ करता था, अभी वो 2.0 हो चुका है। और यहां पे एक और टर्म यूज की जाती है जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, राइट। अगर किसी कंट्री का TFR अगर 2.1 होता है तो इसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, यानी कि एक जनरेशन अगली जनरेशन से एग्जैक्टली रिप्लेस हो सकती है। यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ कि अगर 2 बच्चे होते हैं तो अपने पेरेंट्स को एज इट इज रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, एज इट इज। अगर 2.1 से कम होता है इसका मतलब आने वाले समय में पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो सकती है, और होती ही ऑफ कोर्स एक टाइम पे जाने के बाद, राइट। तो ये होता है TFR का मतलब। तो यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि हमारी सरकार ने कई सारी ऐसे स्टेप लिए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी नेशनल पॉलिसीज ली हैं हेल्थ को लेके, जिसकी वजह से हमारी जो TFR है, फर्टिलिटी रेट है, वो कम हो रहा है। देखिए अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसी क्या खास बात ये सब करना पड़ा। अभी डेटा आया है कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ तक पहुंच चुकी है। टोटल पॉपुलेशन दुनिया की कितनी है? 800 करोड़।
7 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर के अंदर, मतलब डॉलर कह रहा हूं, 7 बिलियन से 8 बिलियन, यानी कि 700 करोड़ से 800 करोड़ जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसमें इंडिया का पता कितना कंट्रीब्यूशन है? 177 मिलियन। मतलब लगभग 18 करोड़ लोग आउट ऑफ 100 करोड़ इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए हैं। चाइना ने 7.3 करोड़ लोगों को कंट्रीब्यूट किया है। और ऐसा माना जाता है कि जब नेक्स्ट 1 बिलियन यानी कि नेक्स्ट 100 करोड़ लोग बढ़ेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव जो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्लाइन फर्दर, राइट। ये है पूरे का पूरा मामला। देखिए 1950s में जब देश आजाद हुआ था तो हमारा TFR था कितना पता है आपको? 6.0। एक महिला ऑन एन एवरेज 6 बच्चे पैदा करती थी। मतलब कुछ 8 करती थी, कुछ 10 करती थी, कुछ 2-3 वाले भी थे, तो एवरेज मिला के वो 6 के आसपास हो जाता है। इंडिया में अगर हम लोग TFR का मामला देखें, देखिए क्या कहता है, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, ये 5 स्टेट ऐसे हैं इस समय इंडिया में जिनका TFR 2.1 से ज्यादा है। उसके अलावा सभी का TFR जो है 2FR से कम हो चुका है। 2.1 से लेके 1.7 के बीच में देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ वो सब चले गए। 1.7 से लेके 1.4 तक आंध्रा, हिमाचल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, दिल्ली, पंजाब वगैरह वो सब चले गए। 1.4 से भी कम चंडीगढ़, J&K, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा, लद्दाख और सिक्किम, ये देखिए सारे स्मॉल स्टेट सिटीज हैं और यूनाइटेड यूटीज हैं। तो अब ये क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपको ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये पहले वाली स्टेटमेंट के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टोटल फर्टिलिटी रेट मोर देन 2.1 और द रिप्लेसमेंट लेवल। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि पॉलिसीज के बारे में आपको बताता चलूं कि हमारी सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ पे ले रखी हैं, तो मैंने आपकी सेल्फ स्टडी के लिए एक कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है। 1 2 3 4 मिशन परिवार विकास, प्राइम मिनिस्टर्स अपील, नेशनल फैमिली पॉलिसी इंडेमनिटी स्कीम और कंपनसेशन स्कीम फॉर द स्टेरिलाइजेशन एक्सेप्टर्स। ये 4 स्कीम हम लोगों ने चलाई हैं मोर और लेस। इंडिया का जो TFR है वो अर्बन एरियाज में जो है 1.6 है और रूरल एरियाज में 2.1 है, तो कुल मिला के वो 2.0 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो ये है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। अच्छा टॉपिक लगा मुझे, पूछ सकता है एग्जाम में आपको। एक छोटी सी न्यूज यहाँ पे आती है भैया, कहता है पॉलिटिकल हेड्स हैव टू बी रिस्ट्रेन इन द स्पीच सुप्रीम कोर्ट के जज। देखिए हमारे जो नेता लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs, पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ भी बोलते रहते हैं। जब पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती है ना, तो वहां पे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया केस के महाराज ये जो कुछ भी बोलते रहते हैं, आप इनके ऊपर थोड़ा सा सॉरी थोड़ा रिस्ट्रेंट लगाइए, थोड़ा इनको जो है कुछ गाइडलाइंस वगैरह दीजिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए यार हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारी कंट्री के अंदर जो है एक अनरिटन रूल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है, जिसके अंदर नेताओं लोगों को खुद से ही ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जो किसी रिलीजन, किसी रीजन, किसी कास्ट, किसी जेंडर के अगेंस्ट में होती हैं। तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है नेताओं के लिए सच। बट हमारे नेता आजकल वोट बैंक के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है भैया, किसी भी रिलीजन के खिलाफ, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी कास्ट रीजन के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। तो उसको लेके बेसिकली पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया था और इसमें बाकी कुछ खास था नहीं। ये थोड़ा अभी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग इसको। कल आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहले का आंसर हो जाता है 1 and 2 विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट WPI। तो ये 1 मंथ के बेसिस पे होता है और एज कंपेयर टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्कर्स, WPI गिव्स लेस वेट टू द फूड। यस, WPI के अंदर फूड का वेटेज कम होता है और CPI के अंदर जो है वो फूड का वेटेज ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड ऑफ कोर्स ज्यादा मैटर करता है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में था और जो वेटेज है फूड का ऑफ कोर्स वो CPI के अंदर ज्यादा होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द सर्विसेज। सर्विसेज जो है वो CPI के अंदर यूज की जाती है, WPI के अंदर यूज नहीं की जाती है। मतलब 0% नहीं है, लेकिन CPI के कंपैरिजन में WPI में बहुत 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 कम सर्विसेज का यूज किया जाता है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी WPI को नहीं बल्कि CPI को कंसिडर करता है आफ्टर 2014। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती हैं। चलिए जी, एक क्लाइमेट चेंज को लेकर थोड़ा टॉपिक है, इज क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द ग्लोबल हेल्थ। तो इसका पूरा फोकस हेल्थ के ऊपर है। हालांकि क्लाइमेट चेंज से बहुत कुछ होता है, फ्लड आती हैं, वो सब चीजें आती हैं, बट हेल्थ के ऊपर स्पेशली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी
लैंसेट एक बहुत ही जाना माना एक पब्लिश मतलब एक मैगजीन है कह सकते हो, और एक बहुत बड़ा एक थिंक टैंक है बेसिकली। और इन्होंने अभी एक रिपोर्ट में ये कहा था कि भैया जो ये इतने ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, इसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, 2022 की इन्होंने बात कही। वर्ल्ड्स रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिसीज, फूड इनसिक्योरिटी एंड अदर इलनेस। मतलब जो दुनिया पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल यानी कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, इनके ऊपर जो डिपेंड हो रही है ना, उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी भी हो रही है और तरह तरह के डिसीज भी फैल रहे हैं। तो क्या कहती है रिपोर्ट? इसके साथ साथ WHO ने भी ये कहा कि जब हम लोग जो पोल्यूशन है, जैसे अनक्लीन एयर है, राइट, साफ सुथरी हवा आपको नहीं मिलती, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको नहीं मिलता, सफिशिएंट फूड अगर आपको नहीं मिलता है, सिक्योर शेल्टर की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। देखिए, आप जैसे मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, कोस्टल एरिया में फ्लड आ गया, कहीं पे भी फ्लड आ सकता है, साइक्लोन आ गया, कुछ भी हो गया, तो आपके घर वगैरह वहां पे लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। तो लोगों को वहां से निकाल के किसी कैंप के अंदर भेजना पड़ता है, क्योंकि घरों के अंदर तो पानी भर गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। अब वो कैंप्स के अंदर जो है वो हाइजीनिक सिचुएशन थोड़ी होती है ना, वहां पे तो सैनिटेशन प्रॉपर होता नहीं है, तो डिसीज वगैरह के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोग एक्सपोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से, फ्लड से, बैक्टीरिया से, वायरस से, मॉस्किटो से। तो डेंगू, मलेरिया, वो सब डायरिया वगैरह वहां पे फैल जाता है, पीलिया हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है लोगों को, बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं। इन्फेक्शन भी बढ़ते हैं इससे ऑफ कोर्स, राइट। जो एमर्जिंग डिसीजेज हैं वो बढ़ रहे हैं, जैसे कोस्टल वाटर्स के अंदर जो है वो एक विब्रियो पैथोजन होता है, जब कोस्टल एरिया में फ्लड वगैरह आती हैं तो फैल जाता है, जिससे बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं। मलेरिया ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे आपको मैंने बताया। WHO का यह कहना है कि 2030 और 2050 के बीच में क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है 2.5 लाख के लगभग लोगों की एडिशनल डेथ होगी पर ईयर। ओवरऑल नहीं कह रहा, वो पर ईयर, हर साल 2.5 लाख लोग ज्यादा मरेंगे 2030 और 2050 के बीच में, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि इससे माल न्यूट्रिशन फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, डायरिया फैलेगा, हीट वेव फैलेगी, उन सब की वजह से। फूड सिक्योरिटी तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है ही, फ्लड आएगा भैया, ड्रोट आएगा, हीट वेव आएगा, समस्या तो है ही। तो ओवरऑल ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी क्रॉप्स की, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी तो होगी ही। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वो सारी चीजें होंगी। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम लोग जो है डिपेंड करते हैं, वो यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत है। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि क्योंकि रशिया की जो ऑयल है, जो गैस है, वो यूरोप को सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कई यूरोपियन कंट्रीज दोबारा से अपने पुराने थर्मल पावर प्लांट्स की तरफ मूव कर रही हैं, जो उन्होंने बंद कर दिए थे, क्योंकि रशिया से तो उनको मिल नहीं रहा है। विंटर का सीजन आ गया है, उनको गर्मी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी नुकसान चीज है। आपको पुराने थर्मल पावर प्लांट्स की बजाय क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो भैया उल्टा ही हो रहा है। ये समस्याएं और ज्यादा पैदा करेगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? देखिए, इन्होंने कोई खास सोल्यूशन यहाँ पे बताया नहीं है, बस वही है कि बातचीत करें आपस में, लो कार्बन करें, क्लीन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, हेल्दी प्रैक्टिसेस करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, प्लांट बेस्ड डाइट को ज्यादा फॉलो करें रादर देन मीट बेस्ड डाइट। क्योंकि मीट बेस्ड जो डाइट होती है, इससे भी क्या होता है, इससे जो हमारा जो लाइफ स्टॉक होता है उससे मीथेन पैदा होती है, तो मीथेन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, राइट। तो उसकी वजह से प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए रादर देन मिल्क और रादर देन मीट। तो ये भी उन्होंने यहाँ पे कहा है। बाकी जो है ट्रांसपेरेंसी करें, फंडिंग करें, बेटर गवर्नेंस करें, सिविल सोसाइटी का यूज करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, वही दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें जो हमेशा क्लाइमेट चेंज के लिए की जाती हैं, राइट। चलिए, What does the World Bank report say about the India's cities? तो ये भी छोटा सा रिपोर्ट है, कोई खास नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट ठीक है, कभी कभार एग्जाम्पल वगैरह देने के काम आ जाता है आपके मेंस के एग्जाम में। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भैया इंडिया की जो सिटीज है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, राइट। आने वाले समय में डेफिनेटली सिटीज की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा लोग आएंगे, स्लम्स बढ़ेंगे, वहां के जो रिसोर्सेज उनके ऊपर जो है ज्यादा बर्डन आएगा। तो सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले समय के लिए तैयार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया वुड नीड टू इन्वेस्ट $840 बिलियन इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। अगले 15 साल में आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। मतलब हर साल $55 बिलियन की हमें खर्च करने की जरूरत यहां पे पड़ेगी। इस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कंस्ट्रेंट द कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड द प्रोस्पेक्टिव फॉर द पॉलिसी। ये खासकर इंडिया को लेके ही रिपोर्ट लिखी गई है।
इसमें एक बहुत बड़ा जो फोकस किया गया है वो बेसिकली प्राइवेट और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया है कि प्राइवेट को भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और सरकार को भी करने की जरूरत है। बट बात यह है कि इंडिया की सिटीज को फंडिंग मिलती कहां से है। देखिए, इंडिया की सिटी को फंडिंग मिलने का बहुत कई सारे तरीके होते हैं। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट, 48% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है, 24% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, जैसे स्मार्ट सिटी वगैरह के और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखे हैं, और 15% आता है अर्बन लोकल बॉडीज से। तो जो अर्बन हमारी जो म्युनिसिपैलिटी होती है ना, वो खुद भी अपने आप को फंडिंग करती हैं, क्योंकि वो भी कई सारे टैक्स वगैरह लगाती हैं, सर्विसेज के लिए पैसा कलेक्ट करती हैं, जैसे पानी, आपका बिजली का बिल आता है, आपका पानी का बिल आता है, आपको दूसरी सर्विसेज दी जाती है, टोल टैक्स लिया जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब आपकी म्युनिसिपैलिटी की इनकम होती हैं, जिनमें से वो खुद अपने ऊपर पैसा खर्चा कर देती हैं। इसके अलावा तो ये तो सफिशिएंट है नहीं, एक्स्ट्रा पैसा कहां से आ सकता है? एक्स्ट्रा पैसा डेट से, आप बैंकों से लोन वगैरह लीजिए, प्राइवेट लेंडिंग करिए, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हो, वो सब चीजें आपको यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट है। बट घुमा फिरा के चीज यही है कि भाई जो लोन दिया जाएगा सिटीज को, मान लो दिल्ली को लोन लेना है बैंक से, मान लो 2000 करोड़ रुपए लोन लेना है और उसने कोई नया स्कीम बनाना है, या कोई नया नाले वाले बनाने हैं, या कुछ भी जो है वो पोल्यूशन को लेकर कुछ स्कीम वगैरह लेनी है, लेकिन उसको लोन मिलेगा क्यों? क्योंकि लोन तो तभी दिया जाएगा जब आपकी बैलेंस शीट अच्छी होगी, जब आपके पास इनकम आपकी सरप्लस होगी, तभी आपको बैंक लोन देता है। तो पहले तो ये जो अर्बन सिटीज हैं हमारी, मतलब जो सिटीज हैं, इनको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? हमारे देश में समस्या ये है कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज है ना, वो सब घाटे में जा रही हैं, उनका फिस्कल परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है भैया। क्यों पुअर है? इसका कारण है, सिटीज के अंदर जो भी सर्विसेज दी जाती है जनता को, वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। जैसे एग्जांपल, जैसे मेट्रो का किराया, मान लो आपके सिटी में मेट्रो चल रही है, उसका किराया, आपके सिटी में जो है बस भी चलती है, बस का किराया, आपके सिटी में टोल टैक्स है, वो भी हो गया, और आपके जैसे वाटर के बिल है, पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, या और कोई बहुत सारी चीजें होती हैं म्युनिसिपैलिटी के पास, ये हाईली सब्सिडाइज्ड है। समझ रहे हो? मतलब जनता से कम पैसा लिया जाता है, जिसकी वजह से म्युनिसिपैलिटी का रिवेन्यू कम होता है और वो बाद में अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकती अगर उसको फ्यूचर में यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे लेके आनी है। तो वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क, बस सर्विस वगैरह, इनको जो है और ज्यादा इनसे रिवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है। जैसे हाउस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत है। तो हाँ, मतलब ये बात तो है कि जनता को दिक्कत तो होगी शुरुआत में, लेकिन भैया सुविधा भी तो जनता को ही मिलेगी ना। लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, ये सोचने के बजाय यार यार 2 रुपए किराया आपने महंगा कर दिया तो जनता बर्बाद हो जाएगी, नहीं। वो 2-2 रुपए करके आप जो करोड़ों रुपए कमाओगे, उससे जनता के लिए कुछ और बेटर फैसिलिटी आप लेके आ सकते हो। आप वहां पे पेड़ पौधे लगा सकते हो, बढ़िया पार्क बना सकते हो, स्कूल अच्छे कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर सकते हो, सैनिटेशन कर सकते हो, स्लम्स के अंदर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो। ये जो है सॉल्यूशन बेसिकली इन्होंने कहा है दैट हमारी जो म्युनिसिपैलिटी है, दे नीड टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड दे नीड टू रिड्यूस द सब्सिडीज ऑन द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द अर्बन सिटीज। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने इसके अंदर पूरी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो ही गया है। और वर्ल्ड बैंक क्या है, इसके लिए आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाल दिया है, व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। नो मनी फॉर टेरर फोरम टू डिस्कस द क्राउड फंडिंग ऑफ द टेररिज्म। देखिए भैया, अभी 18 और 19 तारीख को नई दिल्ली के अंदर 75 कंट्रीज की एक के रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं और वो मीटिंग करने वाले हैं, और इस सबका जो फोकस होने वाला है वो रहेगा टेररिज्म। तो नो मनी फॉर टेरर, NMFT कॉन्फ्रेंस इसको बोला जाता है, और ये तीसरी ऐसी जो है तीसरी ऐसी कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 2018 में पेरिस में और 2019 में मेलबर्न के अंदर ऑलरेडी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। तो इसके अंदर टेररिस्ट फंडिंग को लेकर सब चीजें यहाँ पे होने वाली है। तो इंडिया का इस पे क्या फोकस रहेगा? हमारा फोकस रहेगा नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिससे टेररिस्ट को फंडिंग्स मिलती है। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर फोकस रहेगा, जो डार्क वेब होता है, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का रेगुलेशन, इन सभी चीजों के ऊपर इंडिया का फोकस यहाँ पे रहने वाला है।
तो जब ये कॉन्फ्रेंस होगी तो ऑफ कोर्स दोबारा से आर्टिकल आएगा तो इसको हम लोग कर लेंगे। बाकी दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच इंडिया इज गोइंग टू फोकस ऑन दिस कॉन्फ्रेंसेस, है ना। एक आजकल तो ऐसे ही ना सोशल मीडिया के थ्रू भैया रिक्रूटमेंट हो रही है टेररिस्ट लोगों की, तो सरकार कैसे पता लगाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया को तो रेगुलेट नहीं किया जाता सरकार के द्वारा। डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग एप्स वगैरह वो सब, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ हो रहा है। टेररिस्ट लोग बेसिकली सरकार से एक एडवांस होता है। चोर और पुलिस का खेल है ये, और चोर मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस से एक कदम आगे होता है। तो हमें भी अपने तरीके चेंज करने की जरूरत है, ठीक है, जिस तरह से ये टेररिस्ट लोग कर रहे हैं। 9 रशियन बैंक्स ओपन वोस्त्रो अकाउंट फॉर रूपी ट्रेड। कल भी हम लोगों ने बात किया था, परसों भी बात किया था कि इंडिया चाहता है कि डॉलर के कंपैरिजन में रूपी से हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें, रुपए का यूज किया जाए। ज्यादा से ज्यादा कंट्रियां जो है रुपए का यूज करें। इससे क्या होगा ना, हमारा रुपया स्ट्रोंग होगा और हमारे रुपी का जो है इंटरनेशनलाइजेशन भी हो जाएगा। अभी तक हमारी करेंसी एक दो कंट्री के अंदर एक्सेप्ट की जाती है, तो ये किया जाएगा वोस्त्रो अकाउंट के तहत। देखिए, क्योंकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व वो ही है, लगातार कम हो रहा है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब मोस्टली डॉलर, हालांकि कुछ और भी हो सकता है, बट डॉलर बेसिकली एक इंटरनेशनल करेंसी है। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है वो और ज्यादा कम ना हो, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रुपी के अंदर हम लोग ट्रेड कर सके। अगर हम लोग किसी चीज कंट्री से इंपोर्ट करते हैं कुछ भी सामान, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी हमें रुपी में पेमेंट करें। और अगर इंडिया किसी कोई सामान एक्सपोर्ट करता है किसी कंट्री को, तो वो कंट्री भी हमें रुपी के अंदर ही पेमेंट करे, तो हम भी रुपी में दें और रुपी में ही रिसीव करें। इसे ये किया जाता है वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू। वोस्त्रो अकाउंट कैसे काम करता है आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। वोस्त्रो अकाउंट बेसिकली ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात इन द सेंस के जैसे मान लो यूएसए के अंदर कोई बैंक है, बैंक एबीसी, ठीक है, और भैया मान लो ये पोर्तुगल है, ठीक है, पोर्तुगल। यूएसए का वो बैंक है जो एबीसी, इसकी पोर्तुगल के अंदर कोई ब्रांच नहीं है मान लो, ठीक है, लेकिन यूएसए के बहुत सारे लोग वो पोर्तुगल में रहते हैं। अब उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवानी है इस एबीसी बैंक के थ्रू, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो एबीसी बैंक पोर्तुगल के अपने अंदर एक नई ब्रांच खोल ले पोर्तुगल में। अगर नहीं कर सकता है तो क्या होता है, ये जो एबीसी बैंक है वो पोर्तुगल के किसी और बैंक के साथ, मान लो XYZ के साथ जो है मिलके डील कर लेता है। तो ये बेसिकली अब XYZ क्या करेगा, XYZ एबीसी के बिहाफ पे सारी एक्टिविटी करेगा। तो इस XYZ को कहा जाता है कोरस्पोंडिंग बैंक, और एबीसी को कहा जाता है मेन बैंक यानी कि होल्डिंग बैंक। तो अगर यहाँ पे जो जनता है, जो यूएसए के लोग हैं, उनको अगर कोई सर्विस लेनी है एबीसी बैंक से, तो उनको अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं है, वही सीधा सा XYZ के पास जाएंगे, अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है या पैसे ट्रांसफर कराने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आराम से पैसा ट्रांसफर हो सकता है। तो होगा कैसे, मान लो इन्होंने XYZ, अब इनके पास क्या है, इनके पास तो अमेरिकन डॉलर नहीं है क्योंकि ये तो पोर्तुगल में रहते हैं, तो इनके पास तो पोर्तुगल करेंसी है। तो ये पोर्तुगल करेंसी क्या करते हैं, एक XYZ के अंदर जाके डिपॉजिट करवा देते हैं। एक इंटरनेशनली एक सिस्टम होता है जिसे स्विफ्ट कहते हैं, स्विफ्ट के तहत इंटरनेशनली बैंक पैसे को ट्रांसफर करते हैं। तो XYZ क्या करेगा, XYZ का जो अकाउंट एबीसी के अंदर होता है वहां पे वो पैसा ट्रांसफर करेगा, और इस एबीसी बैंक जो है वो जो पोर्तुगीज करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट इस तरह से कर लेता है। तो ये किस तरह का सिस्टम यहाँ पे चलता है, और इसी को कहते हैं वोस्त्रो अकाउंट। तो एबीसी बैंक का पोर्तुगल के बैंक से ज्यादा कोरस्पोंडेंस जो बैंक है उसके अंदर जो अकाउंट उसने ओपन किया है उसे कहते हैं वोस्त्रो अकाउंट। तो यही जो है वो रशिया के साथ हमारा शुरू हुआ है। तो रशिया के कई सारे बैंकों ने, 9 बैंक्स ने जो है वोस्त्रो अकाउंट ओपन किए हैं, यानी कि जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, ये बन जाएंगे कोरस्पोंडेंस बैंक, और उधर चले जाएंगे रशिया के बैंक जो कि होल्डिंग बैंक हैं। तो अगर हम लोग कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग वोस्त्रो अकाउंट के तहत कर सकते हैं, तो हमें डॉलर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो SBI जो है अपने वोस्त्रो अकाउंट से रुपया भेज सकता है, और रशियन बैंक भी अपने वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू इंडिया में रुपया भेज सकते हैं। तो डॉलर की जरूरत यहाँ पे लगभग खत्म हो जाएगी। तो ये किया गया है डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वोस्त्रो बैंक एक्चुअली वर्क्स, वोस्त्रो अकाउंट्स आल्सो
वर्क्स लाइक दिस, ठीक है। तो आपको नई ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है, तो आप मेरे बिहाफ पे काम कर सकते हो, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, हालांकि जो चीज मैंने आपको बताई है ये वही है सारा कुछ, ठीक है, बट थोड़ा सा एक बेटर तरीके से आप जो है इसको पढ़ सकते हो। पुराना कंटेंट है, ये नया कंटेंट नहीं है, और आपके पास पहले से होगा भी, नहीं है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेट टू प्लान फिक्स द कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का तो आपको बता देता हूं। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स जो आप इन्वेस्टमेंट करा करते हो, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, आपने कोई जमीन खरीदी, आपने किसी कंपनी के जो है शेयर्स परचेज किए, आपने कोई ट्रेडमार्क में आप डील कर रहे हो, आपने कोई लैंड लीज पे लिया है, कोई मशीन आपने खरीदी है, कोई ज्वेलरी आपके पास है, कोई बिल्डिंग आपने खरीदी है, कोई जमीन आपने खरीदी है, ये सब कैपिटल के अंदर आते हैं। दीज आर द कैपिटल, ठीक है। अब एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आपने रिलायंस कंपनी के जो है 50 करोड़ के शेयर खरीदे, ठीक है, वो शेयर आपने अपने पास मान लो 2 साल के लिए रखे, 2 साल के बाद आपने उन्हीं शेयर को 60 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो आपको कितना गेन हुआ? 10 करोड़, 10 करोड़ प्रॉफिट आपने कमाया। तो ये जो गेन होता है इसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है, ठीक है, इसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। आपने कोई जमीन खरीदी, 2-3 साल के बाद जमीन को बेच दिया, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है, इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल गेन को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। अगर आप उस एसेट को, जो भी आपका एसेट है, उसको 36 महीने 36 मंथ या उससे ज्यादा होल्ड करते हो तो वो आपका आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एसेट के अंदर, और अगर मतलब 36 से कम करते हो तो आपका आ जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं, उसके अंदर भी डिपेंड करता है वो मूवेबल है नॉन मूवेबल है, उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होते हैं। अब देखिए इनकम टैक्स का पेपर तो आपने देना नहीं है, राइट, सीए तो हमें बनना नहीं है, बट स्टिल बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, इतना कॉम्प्लेक्स है कि भैया इसको फाइल करते टाइम बहुत सारे लोग दिक्कत, यहाँ पे गलती हो जाती है। तो सरकार का ये कहना है कि भैया जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसको हम लोग भी दूर करने वाले हैं, तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स है वो हम लोग यूनिफॉर्म रखेंगे सभी के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिफरेंट एसेट्स के लिए यूनिफॉर्म बनाएंगे 2023-2024 के बजट के बाद से, और ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और इसको कलेक्शन में भी मजा आएगा और टैक्स भरने वालों को भी मजा आएगा। हालांकि टैक्स भरने वालों को भी मजा आता नहीं है, बट स्टिल दैट इज द थिंग, ठीक है जी। चलिए, ये था कैपिटल गेन टैक्स के बारे में थोड़ा सा। अ कॉल टू एक्शन टू अवॉइड द क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब दोस्तों ये होता है कि भैया जब चीजें बहुत हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होने लगता है, उसे कैटास्ट्रोफी कहते हैं। जैसे साइक्लोन आ गया, वो भी कैटास्ट्रोफी होती है, अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इट्स अ कैटास्ट्रोफी ऑल्सो। तो ये छोटा सा आर्टिकल है बेसिकली, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि आपको पता है इजिप्ट के अंदर जो चीजें अभी COP27 हो रहा है, तो आर्टिकल ये कहता है कि भाई होना तो ये चाहिए था कि पूरी दुनिया को फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। जो वेल्दी कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, वो दोबारा से ऑयल और गैस के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, उल्टा हो रहा है। जिसकी, और क्योंकि वो कोल के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं दोबारा से, जिसकी वजह से हमारे जो एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस के वो कम नहीं हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, जाना चाहिए आपको नॉर्थ और जा रहे हो आप साउथ। फोकस होना चाहिए क्लीन एनर्जी के ऊपर, आप फोकस कर रहे हो कोल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। क्या दिक्कत हो रही है ये? और क्लाइमेट चेंज के विजिबल रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर फ्लड आपने देखा, यूरोप के अंदर हीट वेव आपने देखी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जंगलों में आग लग गई वो आपने देखा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भयंकर वाले हरिकेन्स आ रहे हैं, इंडिया के अंदर ड्रोट वाली सिचुएशंस बन रही हैं, कहीं पे फ्लड आ रहा है। तो भाई आप क्या कर रहे हो हैं? ये तो दोगलापन है ना। आपको जाना चाहिए क्लीन की तरफ, आप जा रहे हो डर्टी की तरफ। तो क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है, इस आर्टिकल के अंदर जो बातें की गई हैं। हम लोग जनरल चीजों पे बात नहीं करेंगे, आर्टिकल के अंदर जो दिया गया है बेसिकली इसी पे बात करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स तो यही है, डिस्ट्रक्शन रोड बाय ड्रोट्स। ड्रोट की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन होता है भाई? गरीब आदमी। ड्रोट आएगा,
तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, फूड सिक्योरिटी की दिक्कत आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन। अब अमीर आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 50 रुपए किलो चावल आज खरीदता है, कल को 100 रुपए किलो भी खरीद सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गरीब आदमी को बेचारे को, पहले ही वो 50 रुपए वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, 100 किलो वाला तो कहां से अफोर्ड करेगा, उसको दिक्कत है। आइस मेल्ट हो रही है भैया, समझ रहे हो, आइस मेल्ट हो रही है, समंदर का लेवल बढ़ रहा है, क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, हीट वेव आ रही हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है, रिच कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज दुनिया का, आप ये समझ लीजिए 1 आउट ऑफ 8 पीपल, 8 लोगों में से एक आदमी जो है वो रिच कंट्रीज में रहता है दुनिया में, मतलब उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, लेकिन वो दुनिया का आधे से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते हैं। तो कल को अगर समस्या होगी तो वो तो डील कर लेंगे, उनके पास तो पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लोग भी कम है। हम कैसे डील करेंगे, आइलैंड्स कैसे डील करेंगे, हमारा तो लक्षद्वीप पूरा ही डूब जाएगा ना भाई। समस्याएं बहुत सारी हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस हैज रिड्यूस्ड रिच कंट्रीज एपेटाइट फॉर द स्पेंडिंग। जैसे मान लो क्या हुआ, पहले ही लोग कहते थे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे, वो करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए। फिर पहले 2008 वाला क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, अब दोबारा से रिसेशन आ रहा है ना, इन्फ्लेशन दुनिया भर का बढ़ गया। तो ये सारी समस्याओं की वजह से जो रिच कंट्रीज हैं अभी वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चुप है, क्योंकि उनके अंदर खुद इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो थोड़ा सा सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, कोई बात ही नहीं कर रहे अच्छे से। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो ये है कि हमारा जो एडिक्शन है फॉसिल फ्यूल को लेके उसे कम किया जाना चाहिए, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करो, ठीक है, वेस्टेज को रोकिए, सबसे बड़ी बात। डेवलपिंग कंट्रीज को कम से कम हर साल $2 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है अगर आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है। ट्रिलियन तो छोड़िए, आप तो बिलियन ही नहीं दे रहे हो, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये सोल्यूशन भी है। $2 ट्रिलियन कम से कम दिया जाना चाहिए। और रिच कंट्री की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो पुअर कंट्रीज की हेल्प करे, क्योंकि हिस्टोरिकली रिच कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो वहीं से स्टार्ट हुआ था ना भैया, तो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसको समझने की रिक्वायरमेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज को कैश दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, पैसा दीजिए, एक्सपर्टीज दीजिए, है ना, तभी तो काम बनेगा। कम से कम विंड फॉल टैक्स आप लगा सकते हो, जो बड़ी बड़ी ऑयल फर्म होती हैं, जो गैस कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर विंड फॉल टैक्स लगाइए। विंड फॉल टैक्स आप समझते हो ना, पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है, नहीं समझते हो तो बता देंगे, कोई बात नहीं, ये तो अपना काम है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि भैया जैसे रिलायंस, ठीक है, रिलायंस रिफाइनरीज है, अब ये क्या करते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं रशिया से, अपने यहाँ पे रिफाइन करके उसको जो है पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसे फिर बाद में यूरोपियन कंट्रीज को बेच देते हैं। ठीक है, ये काम जो है रिलायंस वो पिछले मान लो 20 साल से कर रहा है और जो पैसा उसको कमाना था वो कमा रहा है। मान लो उसको हर साल 100 करोड़ रुपए की इनकम होती है रिलायंस को इस तरीके से। ठीक है, अब हुआ क्या कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अचानक से, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो डबल हो गए। अब जो वो प्राइस डबल हुए तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी डबल हो गए। रिलायंस कंपनी तो वही काम कर रही थी जो 20 साल से कर रही है, उसने कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपने साइज को इंक्रीज नहीं किया, वो तो वैसा ही है, लेकिन उसका प्रॉफिट 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए हो गया। आपने कोई एफर्ट नहीं लिया, उतना ही एफर्ट है, लेकिन प्रॉफिट आपका डबल हो गया। अब ये जो अचानक से प्रॉफिट हो जाता है विदाउट टेकिंग एनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसे कहते हैं विंड फॉल टैक्स, जो कि अचानक से आपके पास पैसा आ जाता है। अब लॉटरी लग गई, पहले आपके पिछले महीने आपकी सैलरी 10,000 थी, भैया आपके अचानक से 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विंडफॉल टैक्स। आपने तो कुछ एफर्ट नहीं किया, सिर्फ जाके टिकट ही खरीदा है। तो रिलायंस का एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे, तो विंडफॉल टैक्स जो है, जो लार्जेस्ट ऑयल और गैस कंपनीज है उनके ऊपर लगाया जाना चाहिए, और यहाँ से जो पैसा आप कमाओगे, मतलब सरकार को जो आमदनी होगी, वो आप पुअर कंट्रीज को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिटर शुड ऑल्सो बी जेनरस टू राइट ऑफ द लोन्स। अब जो पुअर कंट्री है, जैसे मान लो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अगर इन्होंने IMF से, वर्ल्ड बैंक से मान लो कोई लोन वगैरह लिया है, किसी और कंट्री से लिया है मान लो, ठीक है, अभी वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो भैया आप उनके लोन को माफ कर सकते हो, है कि नहीं, ताकि
उनकी थोड़ा सुधार हो, क्लाइमेट चेंज के लिए हल्का फुल्का काम कर सकें। प्राइवेट फाइनेंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सरकार के ऊपर आप हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं जो मैंने आपके लिए डाल दिए हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको हमेशा मिलता है, क्योंकि सीखते जब तक रहोगे ना, आप हमेशा यंग बने रहोगे। अगर आप यंग बने रहना है तो सीखना पड़ेगा। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया तो आप उस टाइम बूढ़े हो जाओगे। डजंट मैटर यू आर 80 और 20 ईयर्स ओल्ड, अगर आप लर्न कर रहे हो तो यू आर ऑलवेज ऑलवेज यंग। आपका दिमाग कभी थकता नहीं है नई चीजें सीखने के लिए। ठीक है जी, चलो इसी के साथ आज के इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में हाई हेलो समथिंग करके अपना अटेंडेंस दे दिया करें। फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जनवरी में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।